हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए संडे का टेस्ट होगा जीके साइंस का। तो साथ ही इससे पहले जो आपने मंडे से लेकर कल सैटरडे तक पढ़ा है उसके आधारित पर एक टेस्ट दीजिए, वो भी कंप्लीट टेस्ट दीजिए और देखिए आप सभी की जीके और साइंस में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जीके साइंस मिलाकर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की इस टेस्ट सारे एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्व होने वाले हैं, जैसे कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सॉल्व पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस सेशन में टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 65 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जुलाई के महीने में होने वाला है, तो आप लोग भी इसी महीने को टारगेट मानकर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो साथ ही आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन से। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो याद रखिए 29 विषय सूचीबद्ध है भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में। ये जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तभी साथ ही इसको जोड़ दिया गया था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है? तो गंगोत्री से शुरू होती है और ऐसी कौन सी जो भारतीय नदी है जो कि मानवीय गतिविधि और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है? तो भाई गंगा नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो साथ ही ये टेस्ट आप सभी का चल रही है, तो जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो सबसे पहले आपको हर एक सवाल का जवाब देना है, ये भी ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो इनमें से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो तमिल है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कौन से इनमें से? एक तो आग्नेयोद्गार बहता है और फ्यूमर रोल्स भी है, गीजर भी है, लेकिन जो बायोमास है ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथ ही चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीतों का योग भी कहा जाता है? बताइए किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीतों का योग भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा वेद है? तो भाई याद रखिए सामवेद है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो साथ ही चरण 3 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आप सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? वायुमंडली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो कितनी % होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, यानी कितनी % होती है? चलिए दोस्त फटाफट इस सवाल का राइट आंसर देंगे। 0.03%, 21%, 71% या 0.3%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में तो आपको मालूम होगा 0.03% होती है, यानी इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील है? भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही हर एक क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। यदि आप 3 गलत करेंगे तो 1 सही में से जाएगा नंबर, ये भी बात याद रखिएगा। यानी 65 क्वेश्चन हो रहे, 65 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है ये। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाली यूवी विकिरणों का उत्पादन क्या है?
वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले यूवी विकिरणों का उत्पादन क्या है? तो भाई ओजोन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये टेस्ट आप बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है? भाई साहब 1000 वनडे की बात कर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी वनडे की बात कर रहा है। बताइए ऐसी कौन सी टीम बन चुकी है जो कि 1000 मैच खेल चुकी है वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच? तो भाई वो अपना प्यारा भारत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों की प्रणाली को 1 अप्रैल किस वर्ष से बंद कर दिया गया था? भारत में जो बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों की प्रणाली को 1 अप्रैल किस वर्ष से क्लोज कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल 1997 से क्लोज कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? बताइए। तो भाई केरल में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवन का संरक्षण करता है। भाई राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो कि वन और वन्य जीव का क्या करते हैं? वन्य जीवन का संरक्षण करते हैं। वो कौन सा प्रकृति प्रेमी समुदाय है? तो भाई बिश्नोई हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे देखिए कानपुर तो गंगा के तट पर स्थित है, हरिद्वार भी है, पटना भी, लेकिन साथ ही लखनऊ नहीं है। आप लोग बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताइए। इस सवाल का तो डी ऑप्शन लखनऊ राइट हो जाएगा क्योंकि ये गंगा के तट पर स्थित नहीं है। आप बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तुम भाई प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था? शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था? तो साथ ही 2008 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन ए 2008 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी? तो किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा थी वो तेजी से भाई घटने लगी थी, कम होने लगी थी? तो किस दशक में ऐसी हुई थी? तो 1980 के दशक में हुई थी। डी ऑप्शन इस वाले क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। यानी जो ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो समिति के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस प्रकार की सरकार है? बताइए भारत में किस प्रकार की सरकार हैं? सांप्रदायिकता, साम्राज्य, संसदीय या कुलीन तंत्र? तो भाई भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर शिफ्ट में ये सवाल आते हैं। तो भाई अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर देवप्रयाग में दो नदियां गंगा बनती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला अंग छेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? भारत का जो पहला अंग छेदन क्लिनिक है किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो भाई चंडीगढ़ में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उत्तरी सरकार का नाम है, तो बताइए दोस्त भारत में उत्तरी सरकार का नाम क्या है? नदी, घाटी, झरना, तटीय मैदान या साथ ही पर्वत? तो भाई तटीय मैदान का नाम है। भारत में जो उत्तरी सरकार है इनका तटीय मैदान का नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पावरकूट किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? पावरकूट किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? तो भाई मिजोरम राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। भाई खनन जब होती है तो इसमें आप देखते होंगे सबसे बड़ी मात्रा में प्रदूषण होती है, पॉल्यूशन फैलती है। इसमें क्या शामिल होती है, इसमें क्या प्रेजेंट रहती है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषण होती है? तो भाई स्लैग मौजूद होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? हमने आपको बताया था दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? आओ एक प्रमुख भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है? भाई जो आओ आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और बताइए ये भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आओ भाषा बताइए, उड़ीसा में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में कि त्रिपुरा में? तो भाई याद रखिए आओ जो भाषा ये नागालैंड राज्य में बोली जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। जब साथी मान लीजिए हम लोग नागालैंड में चले गए तो हम लोग आओ वो लोग बोलेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा? भाई साहब नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के प्रावधान से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है कि जो महान्यायवादी के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मेंडेल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होते हैं? मेंडेल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? भाई जनक शुद्ध प्रजनक होते हैं तभी मेंडेल के नियम का लागू होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? लोहा, आयोडीन, सोडियम या कैल्शियम? तो भाई आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जोड़ या संधि पर अस्थि की सतह को क्या मुलायम करता है? जोड़ जो होता है यानी संधि पर अस्थि की सतह को क्या मुलायम करता है? तो भाई उपास्थि मुलायम करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तक हमारे मुख की आंतरिक आस्तर का निर्माण करता है। तो कौन उत्तक हमारे मुख की आंतरिक आस्तर का निर्माण करता है? तो मेरे दोस्त सरल सल्की उपकला करता है। बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी इनमें से? तो लिथियम सबसे
हल्की धातु है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते चल रहे होंगे। साथ में यहाँ से आपका टेस्ट चल रहा है, तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाना आपको बहुत ईमानदारी से लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। तो भाई यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH होते हैं। बताइए, आप सभी को मालूम हुआ जो अल्कोहल होता है इसमें केवल एक ही क्या होते हैं, लास्ट में OH होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे फार्मूला C2H5OH, आप देखेंगे लास्ट में OH रहता है। ओके दोस्त, तो डी ऑप्शन अल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम बताइए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? तो POP के नाम से आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सीमेंट का मुख्य घटक कौन इनमें से? बताइए, सीमेंट का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? तो भाई सिलिकॉन ऑक्साइड है, यानी SiO2 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40, डैश किसके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं? सिंपल सवाल है, किसके वर्गीकरण में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं? तो डेली का डेली क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। बी ऑप्शन आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल इसमें होता है, यानी वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल किस में होते हैं? ये सवाल पूछ रहा आपसे, तो निर्वात में होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है, तो अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होती है? तो साथी जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे तो उस समय एक ओमी नाम की लड़की थी जो कि साथी मुंबई की थी, बहुत ही अच्छी थी भाई, वो जानते हैं, लेकिन बहुत ही हेल्दी टाइप की थी। मुंबई में जानते रहने वाले ही को मतलब काम धाम से कोई मतलब नहीं रहता, केवल पढ़ना था, केवल खाना था। भाई इतनी मोटी हो चुकी इस समय देखते पहचान नहीं आती है। वो ओमी नाम की थी लेकिन बहुत अच्छी थी भाई। ओमी उपकरणों का धारा विभवांतर आलेख किस रूप में होता है? तो रैखिक वक्र में होता है। ये साथ ही हम क्लास 12 की बात बोले जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तब। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में हैं। तो गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में कैसे होते हैं? तो मेरे दोस्त अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित कर रहे हैं? तो किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित कर रहे हैं? तो गैलियम कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है? तो कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है? बल, ऊर्जा, शक्ति या संवेग? क्या मापती है मेरे भाई? किए गए कार्य की दर को कौन मापता है? तो शक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन का लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है ऑक्सीकरण को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई प्रजाति होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी कितना स्कोर रहा आज की इस संडे के टेस्ट में। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, यानी उसमें एक प्रेजेंट नहीं रहती है? तो भाई झुर्रीदार बीज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह कौन सा है? संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह में से कौन सा है?
तो आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। स्तनधारी जंतुओं का क्या होता है, कितना कक्षीय हृदय होता है स्तनधारी जंतुओं में, बताइए। स्तनधारी जंतुओं में जो साथी अपने पैर से चलते हैं तो भाई 4 कक्षीय हृदय होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सरीसृप की बात नहीं कर रहा, सरीसृप का मतलब क्या होता है जो रेंग कर चलते हैं, यहाँ पे स्तनधारी जंतुओं की बात करा है तो इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु प्रेजेंट होते हैं भाई, बताइए। तो याद रखिए 6 परमाणु मौजूद होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय श्रेणी प्रदान करते हैं। किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय श्रेणी प्रदान करते हैं। तो साथ ही याद रखिए आप सभी लोग ये ग्रेफाइट में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकता संख्या कितनी हो सकती है। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकता संख्या कितनी हो सकती है। तो भाई केवल 3 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 55। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है, तो कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। तो याद रखिए एबोनाइट में है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। रेडियोधर्मी तत्वों को किस में रखा गया है, जो रेडियोधर्मी तत्व हैं इनको किस में रखा गया है, एक्टिनाइड में या लेंथेनाइड में, इन्हीं दोनों में रखा होगा। आवर्त 6 और आवर्त 7 में तो नहीं रखे गए हैं। तो रेडियोधर्मी जो तत्व हैं इनको एक्टिनाइड में रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या परास में है, बताइए भाई। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या परास में आपको बताना कितनी होती है। तो 57 से लेकर 71 परास में है लेंथेनाइड की परमाणु संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा व्यय करनी होती है। यानी दोस्त किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें कौन सा मतलब की ऊर्जा व्यय करनी होती है, बताइए। केमिकल या आपका फिजिकल, फिजिकल तो है नहीं, केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा व्यय करनी होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसके द्वारा की गई थी, प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो निकोला टेस्ला द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। औसत चाल और औसत वेग ये किस वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग ये किस वस्तु की गति को दर्शाता है। तो भाई जो दिया गया अंतराल होता है ना उसके दौरान इसको दर्शाता है। डी ऑप्शन, दिए गए अंतराल के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, उष्मा, ध्वनि, प्रकाश या यूवी किरण, बताइए। भाई आपको मालूम होगा कि उष्मा तो निर्वात में यात्रा कर सकती है, प्रकाश भी कर सकती है, यूवी किरणें भी कर सकती है, लेकिन जो ध्वनि है ना ये ना निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो मेरा यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा जब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या आपका 180 डिग्री। तो साथ ही याद रखिएगा 180 डिग्री तभी किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब यदि बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की संडे टेस्ट का। तो जड़त्व के नियम को और भी क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम को और आप किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के दूसरे का नियम है पहला नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरे के नियम को तो बल के रूप में जाना जाता है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथ ही फाइनली टोटल आज की संडे टेस्ट का 65 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। तो आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये टेस्ट आपने कंप्लीट लगाया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो उसको आप लोग याद भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि टेस्ट है कि आप लोग याद ही नहीं करेंगे, आपको याद भी करना पड़ता है दोस्त, इसलिए टेस्ट हम आपका लाइव के रूप में लेते हैं। तो बताइए आप सभी ने कितना स्कोर रहा, आपका कितना स्कोर रहा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कोई भी साथी डाउट हो आपको प्रश्न पे तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, उसका रिप्लाई हम जरूर बताएंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 11:30 AM पे होती है वो आर्मी अग्निवीर की क्लास चलती है, और शाम को 4 बजे भी आर्मी अग्निवीर की क्लास चलती है। एक दिन में 2 ग्रुप डी की और 2 आर्मी अग्निवीर की, यानी 4 क्लास हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन साथ ही आपको आर्मी अग्निवीर की क्लास लेनी, क्योंकि उसमें भी जो हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के सवाल करा रहे हैं ना, वैसे ही सारे प्रश्न साथ ही आते रहते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में भी। उसमें थोड़ा सा इजी सवाल पूछते हैं जो कि सिंपल बेसिक पूछ देते हैं, लेकिन आंसर तो ठीक उसी का रहता है जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे थे। उसमें ग्रुप डी में क्या करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के सवाल पूछते हैं, लेकिन आर्मी में बिल्कुल 1 लाइनर के टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ओके दोस्तों, आप आइए 11:30 में बहुत अच्छी तरीके से पूरे पेपर को हल करेंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके वही सेम सिलेबस है। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 पे। आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।